हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लेक्चर के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के अंदर आप देखिए कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बेसिकली ऑसिलेटिंग और एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको बताया है कि एलसी सर्किट के अंदर चार्ज पार्टिकल दो प्लेट्स के बीच में ऑसिलेट करता है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी दे मस्ट कैरी द एनर्जी, इनके पास एनर्जी होगी। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज फ्रॉम द कैपेसिटर, वो कैपेसिटर की वजह से आएगी क्योंकि वहां पे चार्ज स्टोर होगा। तो एनर्जी कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। और जो एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज फ्रॉम द इंडक्टर, फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब जैसा आपको बताया गया है कि दोनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन करेंगे? वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास टोटल एनर्जी U है, लेट्स सपोज टोटल एनर्जी U है, तो इसमें से हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएगा और हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि इसका हाफ इसको दे देंगे, इसका हाफ इसको दे देंगे और इन दोनों का सम होगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। Now the electromagnetic waves it means carries the energy as they travel through the space के थ्रू वो ट्रेवल करेंगे तो वो क्या कैरी करके लाते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये किसके अंदर प्रेजेंट है पुत्र? ये प्रेजेंट है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गए? तो पुत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो टोटल एनर्जी है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इन्फिनिटी से आ रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही हैं, तो इतनी ज्यादा बड़े एरिया का एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? वी आर एबल टू कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हम एक वॉल्यूम फिक्स कर लेंगे किसी भी शेप का। आप ये क्या लीजिए, शेप ले लीजिए, कैपेसिटर ले लीजिएगा, सिलेंडर ले लीजिएगा। अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से या वॉल्यूम के अंदर से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रॉस हो रही होंगी और उसके हिसाब से हम उनकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इन दोनों का सम कहलाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लिए, दोनों के बीच में सेपरेशन रखा D, एक को चार्ज दिया +2, एक को दिया -Q और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज सेम रखा है A। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे ही आप चार्ज ट्रेवल कराओगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर चार्ज ऑसिलेट होगा, दैट विल कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द प्लेट्स दे हैज अ एनर्जी, सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना देगा पुत्र? हाफ CV स्क्वायर। क्यों सर? कैपेसिटेंस इनकी वैल्यू है और दोनों के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा E.D। ये क्लियर हो गया पुत्र? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ε0 × A/D फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और पोटेंशियल हमने E.D किया है, तो वो हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, वैल्यू रखी। तो यहाँ पे देखिए हाफ ε0 × A/D × E² × D², सो D से D एक कट गया। तो हमने क्या किया? हाफ ε0 × E² साथ में रख दिया, A × D इधर रख दिया। अब आप देखिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो A × D क्या है? A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, D क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। तो एरिया इंटू से हाइट या लेंथ आप जो भी लेना चाहते हो तो वो हो जाता है वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया इधर। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी। यही तो हमें चाहिए था। सो एनर्जी डेंसिटी इसका मतलब आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ ε0 × E²। तो अब मैं इसको लिख दूं μE। व्हाट इज μE? μE इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आई पुत्र? हाफ ε0 × E²। तो पुत्र फॉर्मूला हमारे पास आया वेरिएबल एनर्जी डेंसिटी का हाफ ε0 × E²। सॉरी मैं इसको वेरिएबल पहले ही बोल गया। रीजन क्या है? क्योंकि सर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी तो हमारी एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल होगी। एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे E का वैल्यू देखना था। तो E क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है?
कैसी है पुत्र, वेरिएबल। कैसे लिखा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के इंटू एक्स, या माइनस के इंटू एक्स एक डायरेक्शन में ले लीजिए पुत्र। अब जैसा मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आपकी एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल आएगी, एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल आएगी। अगर कोई चीज वेरिएबल है, अगर कोई चीज वेरिएबल जैसे वेलोसिटी स्पीड या एक्सीलरेशन वेरिएबल होती थी, तो इसकी लगभग वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, एवरेज वैल्यू निकालते थे। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप क्या कीजिए पुत्र, दोनों की एवरेज निकाल दीजिए। अब E का वैल्यू लिखिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ई नॉट का स्क्वायर करोगे तो ई नॉट स्क्वायर बाहर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इधर आ गया पुत्र, ठीक है। अब ये जब पूरा स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब आपको बताया था, याद कीजिए, देखिए ये पूरे के ऊपर एवरेज आना है, हाफ का ये, अब ठीक है, हाफ का एवरेज हाफ, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसका एवरेज कांस्टेंट रहेगा। ई नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, उसके स्क्वायर का एवरेज भी ई नॉट स्क्वायर आएगा। अब याद कीजिए, आपको बताया था कि साइन थीटा का एवरेज 0 और साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1/2। इन दैट टर्म्स एवरेज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू नाउ 1/2 into epsilon naught into E naught का स्क्वायर। So we can say the average energy density equal to 1/4 times of epsilon naught into E naught square। तो अगर आप इसको लिखना चाहो in terms of RMS value, you know ERMS is equal to E naught by √2, ठीक है। तो आप उस टर्म में भी लिख सकते हो इसको, पर बेटर है आप यही टर्म यूज करें, दूसरी रहने दीजिए। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पे ERMS की वैल्यू पुट की पुत्र, ERMS की वैल्यू पुट की, तो इन दैट केस यहाँ पे फिर एनर्जी भी RMS आनी चाहिए। लेकिन व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी हैव टू फाइंड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो विच इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का। चलो अब उत्तर हम सेकंड टर्म में एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, तो फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी से पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी, और एनर्जी को डिनोट करना है U से, और एनर्जी डेंसिटी के लिए आपने वर्ड यूज किया हुआ है म्यू, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हाफ Li स्क्वायर, अब L का फॉर्मूला क्या था पुत्र, याद कीजिए, L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर्मूला है म्यू नॉट N स्क्वायर एरिया इंटू L। अब इसका एरिया रेडियस अगर आ रहा है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लिख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या होता है मतलब म्यू नॉट एन इंटू आई, तो आई का फॉर्मूला है बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। इन सब की वैल्यू ली, और यहाँ पे जो कटता है देखो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एक म्यू कट गया, म्यू नॉट कट गया, तो वैल्यू बच गई हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यहाँ लिखा है मैंने। अब अगर मैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल यानी कि एरिया इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, और मुझे चाहिए भी भैया वही एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बात बन गई मेरी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अगेन इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आइए हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब अगेन सर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, डिपेंड करती है टाइम टी और एक्स पे। आपने बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों ऑसिलेट करती हैं और वेरिएबल है, तो इसका मतलब म्यू भी फिर वेरिएबल होगा। अगर ऐसा है तो अगेन हम क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मतलब आप यहाँ पहुंच गए थे, तो म्यू बी की वैल्यू लिखिए। सो म्यू बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का, तो सर एवरेज वैल्यू निकाल लो। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज 1/2 है ना, बी नॉट बाहर आएगा, उसका स्क्वायर का एवरेज सर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट का कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 सर, तो यानी कि तो वही ऑलमोस्ट फॉर्मूला बन गया। सो इट मींस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नाउ 1/4 इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। जैसा मैंने आपको बताया कि आप एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 1/BRMS का स्क्वायर इंटू म्यू नॉट भी लिख सकते हो, पर दोस्तों वो कंसेप्ट वाइज नहीं है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रही है। कारण आप बी नॉट की वैल्यू लिखेंगे, BRMS का फॉर्मूला होता है बी नॉट बाई √2, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट याद रखिए अगर आपने BRMS कंसेप्ट वाइज सीखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करने हो एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अगर आप BRMS की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देते तो वो आ जाती, कहाँ रखते हैं यहाँ पे। अगर BRMS की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ रख देते तो वो भी फिर
आरएमएस वैल्यू आती है आपकी एनर्जी डेंसिटी की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी की नॉट की आरएमएस वैल्यू। तो मतलब अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एज वी हैड ऑलरेडी टोल्ड कि टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला है सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वो इक्वल होंगी और बराबर डिवाइड हो जाएंगी। उसको प्रूफ देखते हैं यहाँ पे कि जैसा मैंने आपको ये पहले बताया था, इसका प्रूफ यहाँ पे उत्तर की एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वली डिवाइड हो जाती हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ देख लेते हैं। सर म्यू ई का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। अब ई को बी की टर्म में लाना है तो आपके पास फॉर्मूला ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। किसने बताया था, मैक्सवेल सर ने बताया था, हमने उठा के चेप दिया। तो ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी का होल स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर बाहर, अब सी का स्क्वायर, अब सी इज आल्सो इक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो पुट कर दिया। तो सर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो आपके पास देखिए फॉर्मूला आ गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो यही फॉर्मूला था, याद कीजिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो दोनों बराबर हो गई। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों के सम को या तो 2 इंटू म्यू ई लिख दिया या फिर 2 इंटू म्यू भी लिख दिया। और ये एवरेज वैल्यूज है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एवरेज वैल्यूज है, यानी कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट विल बी द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये है उत्तर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टोटल एनर्जी। दोबारा से देख लीजिए कितनी है पुत्र, दैट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर या फिर 1/2 इनटू बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर हो गया पुत्र। टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखानी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी चाहिए, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है पुत्र, ठीक है, ये चीजें आपने बहुत ध्यान रखनी है, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। ऐसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड की भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर हो गया जी। अब उत्तर हमें कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी। यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है उसके सामने एक यूनिट एरिया ले लीजिए और उस यूनिट एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में सपोज कितनी की एनर्जी क्रॉस करेगी, दैट विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो डेफिनेशन से इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा सिलेंडर एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रास्ते में। हमने इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम किया जिसका एरिया ए है। अब यहां से जब रेज एंटर करनी शुरू करी, सपोज टाइम t इक्वल टू 0 था, टाइम t तक उसके अंदर मैक्सिमम रेज एंटर कर गई। जैसे टाइम t पे मैक्सिमम रेज एंटर करी तो हमने नोट किया कि कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है c, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा सर, c इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब आप वापस आ जाइए, आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी पता है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पता है कितनी है सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर। क्या टोटल सिलेंडर के अंदर जितनी एनर्जी है वो निकाल सकते हो। देखो एनर्जी डेंसिटी आपको पता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पता है, यानी कि आपको पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। अब टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास टोटल एनर्जी नहीं आएगी, वी रिक्वायर टोटल एनर्जी सर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टोटल एनर्जी किसके अंदर, सिर्फ सिलेंडर के अंदर। क्लियर हो गया, जितना भी सिलेंडर का एरिया या वॉल्यूम है उसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम इतनी आई पुत्र। अब टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इतने सिलेंडर में, इमेजिनरी सिलेंडर में। अच्छा, वैल्यू पुट करी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय a इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा टी से डेल्टा टी कट रहा है, a से a कट रहा है, तो वैल्यू क्या बच गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू c। हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर क्या है सर, हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, हमारी एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो यानी कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर इनटू c या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू c, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू c। ये कहाँ से आया सर, यहाँ से डिराइव किया है।
अब अगर यहीं से आप पावर निकालना चाहो, देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो उसको हम पावर भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं, पावर पर यूनिट एरिया। अब उस हिसाब से इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी पुत्र, पावर की वजह से वाट, एरिया की वजह से मीटर स्क्वायर। ठीक है पुत्र। अब आपको एक याद कराता हूं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब आप सबने ये वाला फॉर्मूला तो सबने स्टडी किया है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, यानी जितना दूर हम जाते जाएंगे सोर्स ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट या पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उतनी इंटेंसिटी कम होती रहती है। कैसे, ये देखो एनर्जी इज पावर अपॉन एरिया, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया का एरिया क्या लोगे पुत्र। और सपोज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ बनाता हूँ, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इससे सारी डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही है पुत्र, ठीक है, सारी डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही है। लगा लीजिए यहाँ से डिस्टेंस आर पे आपने पर यूनिट एरिया लिया है, और यहाँ पे तो इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पूरे एरिया के थ्रू तो बहुत सारी एनर्जी जा रही है, हम सारी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक यूनिट एरिया लिया है सिलेंडर टाइप का, तो अब यहाँ से जो एनर्जी जा रही है उसकी इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आर, तो फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर। तो यू कैन सी अगर पावर और 4 पाई कांस्टेंट होगा देन एनर्जी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब उत्तर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज मोमेंटम आल्सो। कैसे सर? अरे कैसे कि आपको बताया लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज लाइक अ पार्टिकल। किसने प्रूव किया था? पार्टिकल कैरेक्टर हमें आइंस्टाइन सर ने प्रूव किया था, न्यूटन सर भी कॉक्सलर थ्योरी लेके आए थे, और वेव कनेक्टर के बारे में तो कईयों ने बोला, इवन सबसे बढ़िया यंग्स, आप पढ़ोगे अगले ऑप्टिक्स चैप्टर में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताएंगे कि लाइट की वेव नेचर है। कई ऐसे फिनोमिना है, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो लाइट को एज अ वेव नेचर मानते ही आप एक्सप्लेन करते हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी तो लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब सिमिलरली वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो हैज अ डुअल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकुलर कैरेक्टर। वेव कैरेक्टर का तो शोर मचा दिया मैक्सवेल सर ने, अभी तो इतना बताया है। पार्टिकल नेचर बताया हमें आइंस्टाइन सर ने, आइंस्टाइन, ठीक है पुत्र। उसी दौरान डी बॉर्गले सर ने एक हाइपोथेसिस दिया था, याद कीजिए, फॉर अ मूविंग पार्टिकल लैम्डा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज इक्वल टू h upon m into v। हाँ, ये अलग बात है कि ये लैम्डा इंपॉर्टेंट थी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, बट स्टिल ऑल मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हैज अ वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h upon मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पुत्र? h upon लैम्डा। अच्छा, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था पुत्र? याद कीजिए, प्लैंक सर ने बताया था h इंटू म्यू, म्यू का फॉर्मूला c बाई लैम्डा, तो h बाई लैम्डा की जगह मैं p लिख दूं, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया p इंटू सी। तो सर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब जितने फॉर्मूलाज आपको कराए गए इन सबको आप इकट्ठा लिखेंगे और उनको सही ढंग से फिर लर्न करने की कोशिश करेंगे।